मशहूर फिल्म पत्रकार के बेटे होते हुए भी अभिनेता शाहरुख हाशमी ने संघर्ष करते दिल से सहते हुए बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई। शाहरुख हाशमी ने सब कुछ अपने बलबूते पर पाया। उन्होंने कभी भी अपने पिता की पहचान का सहारा नहीं लिया। फिर हम तुम पे मरते हैं में सहायक निर्देशक के तौर पर काम करने के बाद बतौर लेखक MTV से जुड़े, फिर वी चैनल व इमेजिन शोबिज में नौकरी की। इसी बीच एक वाकया घटित हुआ। इस तरह की वाकये के बाद लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, मगर इस वाकये ने शाहरुख हाशमी को अभिनेता बनने के लिए प्रेरित किया। फिल्मिस्तान और जब तक है जान जैसी फिल्मों में वह अभिनेता बनकर आए, लेकिन वेब सीरीज फैमिली मैन से उन्हें एक अलग पहचान मिली। इसके बाद से वह लगातार सफलता की ओर अग्रसर है। अब 7 जुलाई से G5 पर स्ट्रीम होने वाली पीयूष गुप्ता की फिल्म टल्ला में वहाँ हुमा कौशिक के साथ मेन लीड में नजर आने वाले हैं। शाहरुख हाशमी ने अपने फिल्मी करियर संघर्ष से लेकर फिल्म टल्ला के संदर्भ में फिल्मी संगम चैनल पर विस्तार से बातचीत की। शाहरुख जी, फिल्मी संगम चैनल पर आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। सर जी, आपके पिताजी फिल्म पत्रकारिता से जुड़े हुए थे और आपका फिल्म वालों के यहाँ आना जाना एक तरह से थोड़ा बहुत परिचय था। आपको लगता है उसके बावजूद जो संघर्ष करना पड़ा वो क्यों हुआ फिर? हाँ, तो मैं मतलब फिल्म वालों के साथ में आना जाना था, लेकिन कभी मैंने उनसे कोई मेरे डैड से भी मैंने कभी कोई सिफारिश नहीं मांगी। जब वो थे तो 2000 में उनका देहांत हो गया, 2000 दिसंबर में। तो उस वक्त मैंने एक फिल्म की थी एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, हम तुम पे मरते हैं। और जब मैं वो फिल्म कर रहा था तो उसके दौरान मैं एक पार्टी में अपने डैड के साथ गया, तो वो अपने एक दोस्त को बता रहे थे कि ये एक फिल्म कर रहा है, वो असिस्ट कर रहा है उसमें, और मेरे से कुछ नहीं पूछा इसने, ना मेरे से कोई नंबर मांगा, ना किसी से बोल, सब कुछ अपने बलबूते पे किया है। और वो जिस तरीके से बोल रहे थे इतने फख्र के साथ में कि उस दिन मैं और ज़्यादा खुश हो गया कि उन्हें इतनी खुशी थी कि मैंने उनसे मतलब एक किसी काम के लिए सिर्फ उनसे सिफारिश भी नहीं मांगी, एक असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए भी मतलब मैंने उनसे सिफारिश नहीं मांगी। तो वो तो बहुत खुश थे उस बात पे कि ये जो भी कर रहा है खुद करना चाह रहा है। और अब मुझे लगता है मतलब आई एम श्योर कि अगर मैं जब एक्टर बनना मैंने डिसाइड किया एक्टर बनने का, और तब मैंने जब लोगों से मैंने मिलना शुरू किया, मैं तब भी काफ़ी ऐसे लोगों से मैं मिलता था जो मेरे डैड के जानने वाले थे। लेकिन जब मीटिंग हो जाती थी या अगर कभी हम मिल जाते थे और बात निकलती थी, तब मैं जिक्र करता था अपने पिताजी का, और वो लोग बहुत खुश होते थे तब। तो मैंने कभी ये इस वजह से या ये मीटिंग कभी नहीं की कि वो ZA जौहर का बेटा आपसे मिलना चाहता है, या वो ZA जौहर का बेटा है और अगर आप थोड़ी देर के लिए मिलेंगे, ऐसे करके मैंने मतलब एक भी मीटिंग नहीं की। और मुझे भी इस बात का गर्व है, और मुझे पता है कि मेरे डैड को भी इस बात का मतलब इस बात के लिए मुझ पर नाज होगा। तो जो ये आपका संघर्ष था, जहाँ एक पहचान होती हुई उस पहचान का उपयोग आपने नहीं किया, उस संघर्ष को किस तरह से देखते हैं फिर आप? संघर्ष तो ज़रूरी है लाइफ में। बिना संघर्ष के जो मिलता है आपको उसकी अहमियत भी नहीं पता होती है, और बहुत उसको हल्के में फिर लिया जाता है। तो मुझे जो भी मतलब जिस भी मुकाम पर हूँ, जो भी थोड़ी बहुत कामयाबी हासिल की है, उसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत जद्दोजहद की है, तब जाके मुझे जो भी मिला है वो मतलब ऊपर वाले की उस कृपा है, और मेरे मतलब बड़ों का प्यार है और आशीर्वाद है, जिसकी वजह से मुमकिन हुआ है। तो संघर्ष के बिना जो मुझे लगता है कि जो लोगों को हासिल होती हैं चीज़ें, वो उतनी आसानी से फिर छीन भी ली जाती हैं कई बार। या उनके लिए वो अहमियत नहीं रखता। हाँ, वही उनको उस चीज़ की, उनको उस कामयाबी की अहमियत उतनी नहीं होती जितनी हमें होती है, क्योंकि हमने उसके लिए दिन रात एक किया है, हमने बहुत मेहनत की है, हमने बहुत फाके देखे हैं, बहुत मतलब क्या कहेंगे जिल्लतें झेली हैं। उसके बाद जाके कहीं मतलब जो हासिल किए हैं वो किए हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर्स वाले आप ट्रेड पेपर्स में लिखते भी थे वो?
असिस्टेंट डायरेक्टर वाली जो फिल्म थी, वो फिल्म कंप्लीट करने के बाद मैंने लिखना शुरू किया। अच्छा। जब वो फिल्म कंप्लीट हो गई और उसके बाद में मैं 1.5 साल तक मुझे कुछ काम नहीं मिला था, कोई और फिल्म नहीं मिली थी, तब मेरे एक दोस्त ने मुझे कुछ लिखने के लिए कहा और मैंने जब साथ में उनके लिखना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि अरे यू हैव अ फ्लेयर फॉर राइटिंग, आपके अंदर है कुछ। राजुल मिश्रा मेरे दोस्त थे, वो कॉलेज के ज़माने के, और उस वक्त वो सूरज बड़ियात्या जी के असिस्टेंट थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हें राइटिंग कुछ के बारे में सीरियसली सोचना चाहिए। तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं राइटिंग कर सकता हूँ। मेरी जीन्स में राइटिंग थी क्योंकि मेरे डैड भी राइटर थे। करेक्ट। लेकिन मुझे पता नहीं था कि मैं राइटिंग कर सकता हूँ। और जब मैंने लिखना शुरू किया तो लिखता गया और कब मैं धीरे धीरे फुल टाइम राइटर बन गया, मुझे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ। तो ऐसे फिर राइटिंग शुरू हुई। फिर उसके बाद मैंने MTV ज्वाइन किया एज इन हाउस राइटर, 4 साल वहाँ निकाल लिए। उसके बाद 1 साल चैनल भी में निकाला। फिर एक इमेजिन शोबिज नाम का एक चैनल था NDTV इमेजिन के अम्ब्रेला में, जैसे जूम TV होता है वैसे एक बॉलीवुड चैनल था, उसका मैं क्रिएटिव हेड था। और उस जॉब के दौरान जो है वो कीड़ा काटा एक्टिंग वाला। ये ना एक्टिंग की बात की जाए तो 2003 में सीरियल से आपने शुरुआत की थी एक्टिंग की। जी। सीरियल किए, फिल्म के सारे कुछ किए। तो 2003 से 2023 ये 20 वर्ष का जो आपका करियर है, इसको आज जब आप बेहतर किस तरह से देखते हैं? 2003 से मैंने एक्टिंग नहीं की। मतलब सीरियल तो मैंने कभी नहीं किए। जब मैं MTV में नौकरी करता था तो उसमें हम काफी फनी चीजें बकरा जो था, बकरा और तो उसमें मैं मतलब कुछ अगर फनी लिखकर मैं उनको जब दिखाता था तो वो कहते थे कि यार ये तू ही अच्छा बोल रहा है, तू ही कर ले। तो वैसे मैं वो एक सीन कर लेता था हंसते हंसते। कोई ये नहीं था कि एक्टिंग कर रहा हूँ मैं, वो भी नहीं होता था कि एक्टिंग चल रही है। बस इतना लगता था कि मजा आ रहा है ये करने में। और जब बकरा करना शुरू किया, मैं जो पहली बार जब मैं बकरा भी जब किया था तो वो डायरेक्टर बहुत डरा हुआ था कि ये साला पता नहीं कर पाएगा नहीं कर पाएगा। और वो बहुत अच्छा गया तो फिर मुझे वो और बकरा देने लगे। लेकिन तभी भी ऐसा वो नहीं था कि मुझे एक्टिंग करनी है। एक्टिंग करने का डिसीजन जो है मैंने मतलब लिया 2008 में। और 2009 से मैंने मतलब ऑडिशन देने शुरू किए। तो उस वक्त मैं 33 साल का था तब मैंने डिसीजन लिया है। और तब से लेके आप बोल सकते हैं कि 2023। चलिए, तो इस दौरान के जो टर्निंग पॉइंट्स रहे वो क्या रहे? टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ के जो रहे, एक तो जब तक है जान मिली मुझे, फिर फिल्मिस्तान मेरी जिंदगी का मतलब बहुत बड़ा, मेरे करियर का मतलब एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। क्योंकि उस फिल्म से लोगों ने मुझे नोटिस किया पहली बार मेरे काम को अप्रिसिएशन मिला। मतलब पूरे सारे रिव्यूज में लोगों ने मतलब क्रिटिकली भी अक्लेम थी और जो लोगों ने देखा उन्हें भी पसंद आई। और एक पूरी इंडस्ट्री ने वो फिल्म उस वक्त देखी थी। और मुझे बहुत लोगों से मतलब मैसेजेस आते थे। और फिल्मिस्तान के बाद में मैंने कुछ अच्छी फिल्में साइन भी की थी, बट दुर्भाग्यवश वो फिल्में शुरू नहीं हो पाई। और कुछ इंडिपेंडेंट फिल्में जो की थी वो फिर आई और गई, किसी को पता भी नहीं चला। तो दूसरा टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ में आया फैमिली मैन। अपने फिल्म धोबी घाट के लिए साइन हुए, फिर गड़बड़ कुछ हुआ, क्या था वह, क्या क्यों हुआ था? वो मेरा टर्निंग पॉइंट है ये डिसाइड करने के लिए कि मैं उस डिसीजन ने, उस फिल्म ने मेरे लिए वो फिल्म मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है मेरे करियर में। क्योंकि उस वक्त मैं इमेजिन शोबिज में नौकरी करता था एज क्रिएटिव हेड। उस दौरान नमित दास ने मेरा नाम रेकमेंड किया धोबी घाट के लिए, जिसमें प्रतीक बब्बर के बड़े भाई का रोल था। और मैंने ऑडिशन दिया और मुझे लगा कि मैं सेलेक्ट हो गया हूँ। मुझे किरण जी ने मुझे बुलाकर मुझे फिल्म ऑफर की, फिर डेट्स भी ले ली गई, कॉस्ट्यूम भी हो गया, सब कुछ हो गया। शूट के 15-20 दिन पहले मुझे किरण जी का फ़ोन आया कि हम आपकी टेप देख रहे थे और थोड़ा लुक वाइज आप कैरेक्टर में फिट नहीं बैठ रहे। तो मैं
मैंने कहा कि मैं कुछ अपना लुक चेंज कर लूँ क्या, मैं दाढ़ी बढ़ा लेता हूँ या कुछ कर लूँगा। 4 फिल्में तो मैं कर नहीं रहा था कि जिसमें कंटिन्यूटी का सही problem आता। तो उन्होंने कहा कि सॉरी शारिब, इस बार पॉसिबल नहीं होगा, हम किसी और बार काम करेंगे साथ में। तो मुझे इस उनसे बिल्कुल भी कोई, मैं मतलब उतने ही रिस्पेक्ट और प्यार है मुझे किरण मैम के लिए, लेकिन जब वो चीज़ हुई तो मैं थोड़ा सा पर्सनली अपने लिए मैं बहुत मतलब हताश हुआ था उस वक्त, और बहुत निराश हुआ था, और उस रात मैं बहुत रोया था, मुझे याद है वो, क्योंकि मैं बहुत क्या कहते हैं एक्साइटेड था उस फिल्म को करने के लिए। आमिर खान प्रोडक्शंस की फिल्म जिसमें प्रतीक बब्बर लॉन्च हो रहे हैं, जिसमें जो किरण राव डायरेक्ट करने वाली हैं, तो वो सब कुछ मेरे लिए, मेरे सारे फेवरेट लोग मतलब मिले हुए थे जिसमें, तो मैं उस वक्त बहुत वो हुआ था। और अगले दिन जब मैं सोकर उठा रोकर और सोकर उठा, तो मैं अपने ऑफिस गया, मैंने अपना इस्तीफ़ा दिया, 1 महीने का नोटिस दिया, और डिसाइड किया था तब मैंने कि अब मुझे एक्टिंग करनी है, और अपनी एक्टिंग को मैं अपनी रोज़ी रोटी बनाऊंगा। और पता नहीं क्या जुनून सवार हो गया था, क्या हो गया था, लेकिन वो डिसीजन जो है वो धोबी घाट की बदौलत हुआ। तो आई थिंक जो होता है सही के लिए होता है, वरना अगर ये चीज़ नहीं होती तो मैं अपनी नौकरी करता रहता था, अगर कोई कुछ रोल देता तो मैं वो कर लेता, लेकिन कभी मैं एक्टिंग को अपना करियर बनाने के बारे में मैं कभी सोचता नहीं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था लाइफ का। अक्सर होता है जब इस ढंग के हादसे किसी के साथ होते हैं तो आदमी बहुत हताश हो जाता है, निराशा में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। मेरे साथ उल्टा हुआ। हाँ, आपने उसको चुनौती के तौर पर लिया, ये क्या था? ये तो अब मेरी शायद ये तो मेरी बेसिक फितरत होगी शायद, जो जिसने मतलब यहाँ पर काम किया, क्योंकि वही ज़्यादातर लोगों के साथ अगर कुछ ऐसी चीज़ होती है तो लोग बोलते हैं उस रास्ते जाना ही नहीं है, भाड़ में जाए, Correct. और ये सब चीज़ें लोग सोचते हैं। पर मुझे उसने बहुत पॉजिटिवली इंस्पायर किया। अब मेरा मन किया कि अब मैं मतलब पता नहीं शायद कुछ क्या करना था या वो था, उसका रीज़न भी मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्या दिमाग पे भूत सवार हो गया, लेकिन बस वो सवार हो गया तो हो गया, और मैंने मतलब डिसाइड कर लिया कि अब एक्टिंग करनी ही है, और अब नहीं करनी तो फिर कभी नहीं हो पाएगा, सही बात। क्योंकि उम्र गुजरती जा रही थी, मैं तब तो 33 साल का हो चुका था, और जब मैं अच्छी खासी नौकरी कर रहा था, अच्छी पगार सैलरी आ रही थी, शादी हो चुकी थी, बच्चा हो चुका था, उसके बाद ये डिसीजन लेना तो बहुत ही मुश्किल भी था, और हर किसी ने उस डिसीजन को मतलब हर कोई उसके अगेंस्ट था, सिवाय मेरी वाइफ के, जिन्होंने मुझे पूरी तरह से सपोर्ट किया, और अगर वो सपोर्ट नहीं करती तो मैं अभी भी नौकरी कर रहा होता। नहीं, आपको नहीं लगता कि वो सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है? वो सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, और उन्होंने तो सिर्फ इस डिसीजन में नहीं, जब तक मेरी वो जर्नी चली, जब तक वो स्ट्रगल चला या वो जद्दोजहद चली, वो मेरे साथ में रही, हर कदम पे, हर बात के लिए वो मेरे साथ में रही, और मतलब उन्होंने मेरे साथ में बहुत सारी कुर्बानियाँ दी, सिर्फ मैंने अकेले ने सैक्रिफाइसेस नहीं किए या तकलीफ़ें नहीं झेली, मेरी वजह से उन्होंने भी बहुत तकलीफ़ें झेली, और कभी उफ तक नहीं की, और अपने जेवर तक बेच दिए। मैंने जब अपनी नौकरी के दौरान एक घर ख़रीदा था, मैंने वो बेच दिया, तब भी उन्होंने मतलब उफ तक नहीं की, और बस उन्होंने कहा कि अपने अगर तुमको लगता है कि ये ही तुम्हारा मतलब तुम्हें यही करना है लाइफ में, और ये तुम्हारा ड्रीम है, यही तुम्हारा पैशन है, तो तुम्हें इसको फॉलो करना चाहिए। आज जब एक पहचान बन चुकी है तब वो क्या सोचती हैं? वो कहती हैं कि मैंने सही घोड़े पे दाम लगाया। आपकी फिल्म आई थी फिल्मिस्तान, जिसमें जिसमें आप हीरो थे, काम बहुत अच्छा था, चर्चाएं भी हुई, उसके बाद एज ए हीरो आगे क्यों नहीं चल पाए, क्या समस्याएं थी? मेरे ख्याल से तो वक्त सबसे बड़ी समस्या थी। हर चीज़ का एक वक्त होता है, और फिल्मिस्तान के बाद में मुझे मतलब मैं 7वें आसमान पे था, मुझे ऐसा लगा कि अब काम बन गया है, अब तो लोगों ने फिल्म देख ली,
इंडस्ट्री वालों ने भी देख ली, मैं सारे अवार्ड्स में नॉमिनेट हुआ था, मुझे स्क्रीन अवार्ड भी मिला था। तो और फिर फिल्म के बाद में मुझे सबसे पहले निखिल अडवाणी सर ने साइन किया था एक टेलीफिल्म के लिए मेन लीड में, और एक और फिल्म मैंने साइन की थी बहुत इंटरेस्टिंग, और 2-3 और फिल्में थी मतलब, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि कुछ और 2-3 इंडिपेंडेंट फिल्में थी जो मैं मेन लीड में भी कर रहा था, जैसे दरबान जो 5-4 साल बाद रिलीज़ हुई हुआ, जब हमने 2015 में शूट शुरू किया था, बट वो बहुत लेट रिलीज हुई। और ऐसे ही टाइम गुजरता जा रहा था, और जो मैं जिन फिल्मों में मैंने मेन लीड किया था वो बीच में अटक गई, या जो मैं अच्छी बड़े बजट की फिल्में, बड़े बैनर वाली फिल्में कर रहा था वो शुरू होने से पहले ही शेल्व हो गई। तो मुझे पता नहीं, वो वक्त मेरे ख्याल से जो है मेरे साथ में नहीं था उस वक्त, और कोई किस्मत की बात होती है मेरे ख्याल से। अगर किस्मत ख़राब होती है या तो फिर वो कहते हैं ना कि अगर किस्मत ख़राब हो तो ऊँट पे बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। सही बात है। तो शायद मेरे साथ में भी ऐसा ही कुछ चल रहा था मेरा। मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा था, पूरी कोशिश कर रहा था, पूरी लगन से काम कर रहा था, पर जो मैं चाह रहा था वो मुझे हासिल नहीं हो रहा था, जिसको लेके वो टाइम मेरा बड़ा मुश्किल गया। इनफैक्ट जब मैं 3 साल जो मैं फिल्मिस्तान के पहले जो मैंने स्ट्रगल किया था, उससे ज़्यादा भयंकर स्ट्रगल उसके बाद में हुआ, क्योंकि फिल्मिस्तान के पहले तो मैंने कुछ सक्सेस देखी नहीं थी। सही बात है। और फिल्मिस्तान जब आई, जब तक ये जान रिलीज़ हो गई थी, फिल्मिस्तान आ गई थी, तो एक कम से कम कोई बहुत बड़ी नहीं लेकिन एक छोटे लेवल की मेरे लिए वो बहुत बड़ी कामयाबी थी। और उसके बाद जब एक डाउनफॉल आया तो वो उसको स्वीकार करना और उसको उसे उबरना बहुत मुश्किल था। लेकिन थैंकफुली वो मुश्किल दौर भी गुजर गया, और वो भी उस वजह से क्योंकि मेरे साथ में मेरी फैमिली थी जो बहुत सपोर्टिव थी, मेरी वाइफ, मेरे दोस्त बहुत सपोर्टिव थे। तो मैं उस मुश्किल दौर को इसीलिए सरवाइव कर पाया। और मेरा प्यार जो है एक्टिंग को लेके, उसने भी मुझे बहुत हिम्मत दी और बहुत हौसला दिया। और मैं बस यही सोचता था कि यार मेरे में टैलेंट तो है, उसकी कोई कमी नहीं है बस जनता तक पहुंचने की देर है, और देर सवेर वो होगा ही होगा, बस सब्र करना है। और सब्र का फल मीठा होता है आपने एक फिल्म की थी पुलवा, फुल्लू। हाँ फुल्लू, उसी सब्जेक्ट पर दूसरी फिल्म आई जो अक्षय कुमार ने की, वो चल गई, ये नहीं चली, जबकि दोनों के रिलीज में बहुत ज़्यादा अंतर भी नहीं था। ऐसा क्यों हुआ? नहीं, एक तो सबसे पहले फुल्लू जब रिलीज हुई, एक तो वो फिल्म बनी थी कुछ 60-65 लाख, और जो वो फिल्म बनी होगी उसका बजट आप से और जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो किसी को पता भी नहीं था कि ये फिल्म रिलीज हुई, क्योंकि बहुत कोई पब्लिसिटी नहीं हुई थी, बहुत अवेयरनेस भी नहीं थी कि ये फिल्म आज फ्राइडे को थिएटर्स में दिखाई जा रही है। तो नो अवेयरनेस प्लस क्या कहते हैं उसको, नो पब्लिसिटी, और ऐसी रिलीज हो गई थी फिल्म। तो लोगों ने देखी नहीं, लेकिन जितने लोग जब उस वक्त कुछ रिव्यूज़ आए थे जो पॉजिटिव थे, लेकिन उतना काफ़ी नहीं था मेरे ख्याल से, और इसलिए जनता तक पहुंच नहीं पाई। लेकिन जब OTT पर आई तब मुझे काफ़ी मैसेजेस आते थे जब लोगों ने देखी। और पैडमैन जब रिलीज़ हुई तो वो हिट हुई, क्योंकि कहानी तो वही है, और लेकिन मुझे उससे कोई एतराज़ नहीं कि ये फ्लॉप हो गई या वो हिट हो गई, क्योंकि हमारी जो कहानी है वो पब्लिक डोमेन में थी कहानी, और वो कहानी जनता तक पहुंचना ज़रूरी था। हम तो लो बजट की फिल्म थी, हमारी रीच वैसे ही काफ़ी कम थी, और उस कहानी को इतने बड़े प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी, जो कि थैंकफुली आर बाल्की सर और अक्षय सर ने उसको देखा और उसको चुना, उस कहानी को, और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उन्होंने पहुंचाया। तो उसके लिए तो मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा और अपनी तरफ से मुबारकबाद दूंगा, इसलिए कि उन्होंने इस कहानी को जनता तक पहुंचाया।
तो मुझे उससे कोई गिला नहीं है कि हमारी फ्लॉप हो गई और इनकी चल गई, ऐसा कुछ वो नहीं है। आपके करियर में 3 इम्पॉर्टेंट अनुभव रहे आपकी ज़िंदगी में। पहला रहा धोबीघाट, दूसरा फिल्मिस्तान और तीसरा फुल्लू। इन तीनों ने आपको सबसे बड़ी क्या बात सिखाई? धोबी घाट से तो मैंने ये सीखा कि भाई जल्दी से जल्दी जो है अपना फोकस जो है, अगर आपको जो करना है, अगर आपने मन बना लिया है, आपने ठान लिया है, जैसे कि हमारी तरला फिल्म के अंदर भी ये है कि जिसमें तरला को ना कुछ करना है लाइफ में, वो कुछ क्या है वो उन्हें पता नहीं होता है, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है कि वो कुछ कुकिंग है तो वो उस पर जुट जाती हैं। तो मेरे लिए वो कुछ जो है मुझे मिला धोबी घाट के जरिए, और फिर मैं मतलब अपने कुछ के पीछे दीवानों की तरह पड़ गया और फिल्मिस्तान उसका सिला था, उसका रिजल्ट था, उसका निष्कर्ष था। और मेरे लिए फिल्मिस्तान मेरी जिंदगी के, मेरे दिल के हमेशा सबसे ज़्यादा करीब रहेगी, चाहे भले ही आगे बहुत बड़ी कामयाब हो जाए कोई भी फिल्म, या मुझे कोई और बहुत ज़्यादा कामयाबी मिल जाए, लेकिन फिल्मिस्तान के जितना मैं शिद्दत से प्यार करता हूँ, या जितना वो मेरे दिल के करीब है, वो हमेशा उस जगह को कोई ले नहीं पाएगा। और सीख तो यही है कि हमने बहुत मेहनत से वो फिल्म की थी और बहुत दिल से फिल्म बनाई थी, और वो जितने लोगों ने देखी है उनके दिल तक पहुंची है, ये मुझे पता है। तो ये मुझे उससे बहुत बड़ी सीख ये मिली थी कि अगर आप कोई काम दिल से करते हैं तो वो दिल तक पहुंचता है। शुरुआत में आपकी एक पहचान बनी कॉमिक एक्टर की, बाद में आप सीरियस रोल भी आपने काफ़ी किए हैं। किस तरह के चेंजेस आपने अपने अंदर पैदा किए, क्या किया आपने? मैंने ऐसे चेंजेस तो अपने अंदर कोई पैदा नहीं किए बिल्कुल भी। मैं तो जो किरदार मुझे मिल रहे थे मैं उन्हें निभा रहा था पूरी ईमानदारी के साथ में। और मैंने काफ़ी मैं क्या कहूँगा, मुझे लगा था कि फैमिली मैन के बाद में मुझे सिर्फ कॉप वाले रोल मिलेंगे, आते हैं वो भी काफ़ी, जिनको मैं मना कर देता हूँ। और मुझे वैसे कॉप बनने में कोई एतराज़ भी नहीं है, इंस्पेक्टर या कोई है ना टास्क ऑफिसर या अंडर कवर एजेंट, वो सब बनने में भी मुझे कोई एतराज़ नहीं है, बशर्ते कि वो स्क्रिप्ट ऐसी हो, वो किरदार वैसा हो, और कुछ करने के लिए उसमें कुछ ज़बरदस्त हो। तो भले वो सिमिलर हो तब भी चलेगा, लेकिन जब वो आप पढ़ें तो ऐसा लगे कि यार ये है रोल ज़बरदस्त। जब फैमिली मैन की स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद आपको क्या लगा था कि आपको करियर में एक बार फिर से ऊंचाई देगी? वो तो स्क्रिप्ट क्या, मैंने जब ऑडिशन दिया था तब मुझे लगा था कि यार अगर ये सीरीज में अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तो इंशाल्लाह चीज़ें बिल्कुल बदलेंगी। और वो मेरा इंट्यूशन जो था वो सही निकला, क्योंकि मैं सिलेक्ट हुआ सीरीज़ में, और जब रिलीज़ हुई सीरीज़ तो ज़िंदगी बदल गई उसके बाद। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ राज इंडिके का, अमेज़ॉन प्राइम वीडियो का, मुकेश छाबड़ा भाई का, जिन्होंने इतने खूबसूरत कैरेक्टर के लिए मुझे कंसिडर किया। और उसके बाद चीज़ें अच्छी होती गई, असुर आया, उसके बाद स्कैम आया, उसके बाद ग्रेट इंडियन मर्डर आया, और फिर अब विक्रम वेदा में भी लोगों ने मेरे काम को सराहा है, जिसमें अलग कैरेक्टर था मेरा। अफवाह के लिए भी मुझे काफ़ी अप्रिसिएशन मिला। तो लेकिन ये सारी चीज़ें शुरू हुई फैमिली मैन से, और फैमिली मैन के बाद जब सीज़न 2 आया था फैमिली मैन का, तब जो बूस्ट मिला वो एक अलग किस्म का था। और मैं बहुत बहुत अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ कि मुझे इतने कमाल की सीरीज़ में होने का मौका मिला, इतने दिग्गज कलाकार मनोज बाजपेयी साहब के साथ काम करने का मौका मिला, उनके साथ इतना वक्त बिताने का मौका मिला, ना सिर्फ एज एन एक्टर, एक इंसान के तौर पे उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। और मैं चाहूँगा कि हम जल्दी दोबारा अलग अलग और प्रोजेक्ट्स करें और सीज़न 3 पे जल्दी से काम शुरू करें। OTT के आने के बाद कुछ कलाकार, जैसे आपको दी फैमिली मैन से, शोहरत में से कुछ कलाकारों को OTT पर सफलता मिल गई, बाद में उनकी फिल्में थिएटर में चलनी बंद हो गई। आपके साथ ऐसा नहीं हुआ, क्यों? कभी सोचा आपने इस बारे में? नहीं, मैं क्या कहते हैं उसको, मेरे ख्याल से इसमें सिर्फ ये मैं इतना बोल सकता हूँ कि ऊपर वाला अभी मेहरबान है
जो भी चीज़ रहती है वो हमेशा यहाँ पे क्या कहेंगे उसको, परमानेंट नहीं होती है, अब बदलते रहते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी नीचे कभी ऊपर, वो चलता ही रहता है। तो मैंने अपनी लाइफ में ऑलरेडी इतना कुछ देखा है, फिल्मिस्तान के पहले, फिल्मिस्तान के बाद। अब मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ, चाहे सक्सेस मिले या ना मिले, मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ, और ऊपर वाला जिस हाल में रखेगा मैं उस हाल में रहने के लिए तैयार हूँ। मुझे ऑलरेडी काफ़ी कुछ मिला है, और मैं फिलहाल तो आधी ज़िंदगी मुझे उसका शुक्रिया अदा करने में निकालनी चाहिए। मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए कि यार इसकी चीज़ नहीं चल रही है या उसकी चीज़ नहीं चल रही है या मेरी चीज़ चल रही है तो क्यों चल रही है, और उसकी फ्लॉप हो रही तो क्यों फ्लॉप हो रही है, या उसकी हिट हो रही तो उसकी मेरे से ज़्यादा क्यों हिट हो रही है। ये सारी चीज़ें मतलब कोई मायने रखती नहीं इससे। अचानक प्रोड्यूसर बनने की क्यों जरूरत महसूस की? क्योंकि देखिए, लेखन और एक्टिंग दोनों तो क्रिएटिव वर्क हैं, प्रोडक्शन क्रिएटिव वर्क नहीं होता। आर्टिस्ट और राइटर कभी बजट के बारे में नहीं सोचता। एज ए प्रोड्यूसर आपको बजट के बारे में सोचना पड़ेगा, वहाँ जाके लिमिटेशंस आ जाती हैं। तो वो डिसीजन क्या था? आर्टिस्ट में देखिए, हर किसी को बजट के बारे में सोचना तो पड़ता है, अच्छा, अलग अलग तरीके से सोचना पड़ता है। पर एक एक्टर बजट के हिसाब से सोचता है तब जब कोई वो छोटी फिल्म कर लेता है जिसमें उसे पैसे कम मिल रहे हैं, लेकिन क्योंकि उसे उससे क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तब वो क्या कहते हैं उसको, फिर भी वो एक कम पैसों में कुछ ऐसी फिल्म्स करता है जिससे उसे क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। उस वक्त वो अपने घर के बजट को देखता है तब वो घर के बजट को संभाल के इस्तेमाल करता है, क्योंकि उसको मतलब वो खींचना है आगे तक थोड़ा। तो बजट के, और डायरेक्टर को तो जो बजट दिया जाता है उसमें डायरेक्टर को फिल्म बनानी होती है जितना उसकी बेस्ट कैपेबिलिटीज के हिसाब से वो बना सकता है, वो बनाने की कोशिश करता है। तो बजट तो डायरेक्टर को भी ध्यान रखना पड़ता है, और प्रोड्यूसर को तो ऑफ कोर्स बजट का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि पैसे उनकी जेब से जा रहे हैं। मेरा सवाल था, प्रोड्यूसर बनने का निर्णय क्यों हुआ? हाँ, निर्णय नहीं, लेकिन जो आपने दो सवाल थे, हाँ, उसमें से एक सवाल का जवाब ये दिया मैंने। हाँ, नहीं। और दूसरे जो सवाल है कि क्यों, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हमने एक स्क्रिप्ट लिखी, राम सिंह चार्ली, नितिन ने और मैंने मिलके फिल्मिस्तान के बाद, और हमने कई लोगों को वो स्क्रिप्ट सुनाई। हमें वो स्क्रिप्ट बहुत पसंद थी और हम चाहते थे जल्द से जल्द उसे शुरू करें, लेकिन प्रोड्यूसर्स जो थे वो कह रहे थे या तो कोई एक बड़ा नाम लेकर आओ एक्टर के लिए, या इतने टाइम रुक जाओ, या फिर कुछ चेंज कर दो कहानी में। बट हमें वो कहानी वैसी की वैसी ही बतानी थी। हमें जिनको कास्ट करना था उनको ही कास्ट करना था हमें। तो हमने डिसाइड किया कि जब कोई हम पर भरोसा नहीं कर रहा है, लेकिन हमें तो खुद पर भरोसा है, तो अगर हमें खुद पर भरोसा है तो हम खुद अपनी फिल्म क्यों ना प्रोड्यूस करें, अपने शर्तों पर हम बनाएंगे, अपने हिसाब से हम फिल्म बनाएंगे। और बजट तब भी हमने ध्यान में रखा क्योंकि हमारे जेब से पैसा ज्यादा था, तो हमें कम से कम पैसों में हम जितनी मेहनत कर सकते थे, जिसमें जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं हम उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि उन्होंने हमसे अपने मार्केट प्राइस से बहुत कम पैसे लिए। और कुमुद जी और दिव्या दिव्या दत्ता ने हमको इतना सपोर्ट किया, हर लिहाज से उन्होंने मतलब हमें मतलब अनलिमिटेड सपोर्ट दिया, जिसकी बदौलत राम सिंह चार्ली बन पाई। और मैं मतलब अगर मेरी ज़िंदगी में सिर्फ एक फिल्म हो जो मैंने प्रोड्यूस की है, तो मैं गर्व से कहूँगा, और अभी भी कहता हूँ और ज़िंदगी भर कहूँगा कि वो राम सिंह चार्ली बनाई है मैंने। आप खुद लेखक हैं जी। जब आप सेट पे जाते हैं और कई बार ऐसा होता होगा कि यार ये डायलॉग कुछ जम नहीं रहा, तब क्या करते हैं? तब मैं डिस्कस करता हूँ डायरेक्टर साहब से, और अगर राइटर भी मौजूद होते हैं सेट पर तो हम साथ में मिलकर डिस्कस करते हैं कि यार इसको कुछ थोड़ा बहुत कर सकते हैं। और उनको लगता है अगर ऐसा कि मैं सही कह रहा हूँ तो वो लोग उसके कुछ ऑप्शंस देते हैं और कुछ मैं देता हूँ, और कोई चीज़ जिसको जम जाती है कि हाँ ये करेक्ट है तो फिर वो करते हैं। ये तो क्रिएटिव प्रोसेस है, एक अकेले इंसान की बात नहीं है ये। हम जब भी कुछ काम करते हैं तो एक पूरा कलेक्टिव एफर्ट होता है। तो अगर राइटिंग के हिसाब से अगर मैं कहूँ, अगर डायलॉग में कुछ छोटा मोटा भी होता है तो वो तो मैं खुद बोलता हूँ, और अगर मुझे कुछ इम्प्रोवाइज करनी होती कोई लाइनें और मैं अगर शेयर करता हूँ, अगर डायरेक्टर साहब को सही लगता है कि हाँ यार ये करेक्ट है तो बोलते हैं हाँ कर ले बिंदास, अगर नहीं जमता है तो वो मना कर देते हैं।
तो मुझे दोनों तरीके से मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अगर वो करने को कहते हैं तो मैं खुश हो जाता हूँ अगर नहीं बोलते हैं तो मैं बोला ठीक है, शायद वो कहानी को बेहतर जानते हैं, वो किरदार को बेहतर जानते हैं और मेरे ख्याल से वो करेक्ट है। तो उसमें कोई लेकिन अंदर जो चीज़ आ रही होती वो मैं अपने अंदर नहीं रखता, मैं शेयर कर देता हूँ। नितिन कक्कड़ आपके दोस्त हैं, आपने फिल्मिस्तान भी किया और फिल्म भी बनाई, साथ में सारी चीज़ की, लेकिन हंसल में तो अगर आपके दोस्त नहीं तो काफ़ी अलग तरह के डायरेक्टर्स हैं। क्या अनुभव या क्या फ़र्क महसूस किया आपने? फ़र्क तो हर डायरेक्टर का अलग होता है काम करने का तरीका, और लेकिन जो भी मैंने जिन डायरेक्टर्स के साथ काम किया है उनमें मैंने एक चीज़ कॉमन देखी है और वो है पैशन। काम को लेके जो मतलब जुनून जो है वो मैंने नितिन कक्कर में उतना ही देखा है जितना हंसल सर ने देखा है। मैंने वो जुनून उतना ही दिग्मांशु दुलिया सर ने देखा है जितना सुधीर मिश्रा सर ने देखा है। तो उसके तरीके सबके थोड़े बहुत इधर से उधर हो सकते हैं, क्योंकि हर इंसान अपनी क्वालिटीज़ लेकर आता है, अपनी लर्निंग्स लेकर आता है, अपने एक्सपीरियंसेस लेकर आता है और अपनी इंडिविजुअलिटी लेकर आता है। तो सबका काम करने का तरीका अलग होगा, लेकिन काम के पीछे जो जुनून है वो बहुत ज़रूरी है और उसके बिना कोई काम में मतलब वो रस नहीं है। अगर आप बिना जुनून के कोई काम कर रहे हैं तो उसमें मज़ा भी नहीं है। OTT पर आपको लगातार सफलता मिल रही है, इसलिए आपने टल्ला दलाल किया या कोई और वजह रही इसमें? नहीं, ये तो मतलब ऐसा कोई, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि मतलब मुझे OTT के लिए मतलब सराहा जा रहा है या मतलब पसंद किया जा रहा है। इस वजह से मैंने जब तरला की कहानी सुनी, मैं कहानी सुनते ही मैं मतलब पीयूष गुप्ता जो राइटर डायरेक्टर हैं फिल्म के, मैं मतलब ऐसे गिर गया था उनके कि भाई प्लीज़, हाथ जोड़ दिए थे मैंने कि ये किसी के पास मत जाइए प्लीज़, ये मैं करूँगा, ये मेरा रोल है और मैं नलिन दलाल हूँ बस, आप कहीं और यू डोंट हैव टू लुक एनीवेयर। मैं इतना मतलब पागल हो गया था स्क्रिप्ट पढ़ के और मतलब उस वक्त नरेशन सुन के। इतना बढ़िया नरेशन था उनका और इतनी कमाल कहानी है तरला दलाल जी की, और जिस तरीके से मतलब उन्होंने लिखा है उसे और एग्जीक्यूट किया है, मैं मतलब उस कहानी का हिस्सा होना चाहता था और मतलब थैंकफुली उन्होंने मुझे चुना। और अब आप देखकर बताइएगा कि उन्होंने डिसीजन सही लिया था या नहीं। तो उस कहानी में या वो जो आपका किरदार है नलिन दलाल का, उसमें क्या खास बात आपको नजर आई थी? उसमें एक खास बात ये है कि वो मेरी ही तरह एक आम इंसान है, एक मिडिल क्लास फैमिली मैन। मैं भी फैमिली मैन हूँ, इस फिल्म के अंदर मैं हूँ फैमिली मैन। और कैसे वो मतलब जब ये दौर जिस दौर की ये फिल्म है, कहानी है, उस वक्त कैसे उन्होंने अपनी वाइफ को हर कदम पे सपोर्ट किया, उनके करियर में उनको सपोर्ट किया, कैसे उनको प्रोत्साहित किया काम करने के लिए, वो मुझे एक बहुत प्यारी बात लगी उस किरदार में। और उनकी जर्नी मतलब काफ़ी इंस्पायरिंग रही तरला दलाल जी की। जिस तरीके से उनके रास्ते में कई मतलब रोड़े आए थे, बट उन्होंने उनको पार किया और कहीं पर भी उन्होंने हार नहीं मानी। और इतनी इंस्पायरिंग कहानी का हिस्सा अगर बनने का मौका मिल रहा है तो मतलब मैं कैसे उसको जाने देता। नलिन दलाल का किरदार निभाते हुए क्या आपको अपनी जिंदगी में वो बातें याद आ रही थी जब आपके वाइफ आपको सपोर्ट कर रही थी? बिल्कुल बिल्कुल। मैंने इनफैक्ट मतलब जैसे तरला जी को भी वो कुछ, हमारी फिल्म में भी एक डायलॉग है कि उन्हें कुछ करना है लाइफ में, वो क्या करना है उन्हें पता नहीं, और जब उन्हें पता चलता है कि वो कुछ क्या है तब वो उस कुछ के पीछे जुट जाती हैं। और उसी तरीके से मुझे भी बहुत लेट रियलाइज़ हुआ कि मेरी लाइफ का कुछ क्या है और मैं जुट गया उसके पीछे। और जैसे तरला जी की लाइफ में उनके पति ने उनको सपोर्ट किया, मेरी लाइफ में मेरी पत्नी ने मुझे सपोर्ट किया। तो जी, कोई ऐसा सीन था जब आपने अपनी रियल लाइफ में जो एक्सपीरियंस है वो उसमें डाल दिए हों? ये तो मतलब मैं ये एज एन एक्टर वाली चीज़ हो गई, मैं इसको ज़्यादा शेयर नहीं करना चाहूँगा क्योंकि, लेकिन मैंने इस किरदार को बहुत पर्सनली मैंने अप्रोच किया था
और इनफैक्ट मेरे पिताजी का जो लुक था वो एक वो पेंसिल शेप की मूछ जो वो रखते थे और पैंट बहुत ऊपर हाई वेस्ट पहना करते थे, चेक शर्ट हाफ स्लीव्स की। तो वो पूरा लुक मैंने अच्छा लिया है उनसे, मेरे डैड से, और वो मैंने क्रिएट करने की कोशिश की है नलिन दलाल में। हाय, तो मेरे लिए तरला जो है मेरे डैड को ट्रिब्यूट है। चलिए, एक चीज़ और होती है, आर्टिस्ट जब किसी किरदार को निभाता है तो उसके सामने दो चीज़ें होती हैं जी। एक तो उसकी कल्पना शक्ति और दूसरा होता है उसके रियल लाइफ के एक्सपीरियंस। किसी भी किरदार को निभाते हैं इन दोनों का उपयोग जरूर करता है। आप किसका कितना कैसे करते हैं? ये बताना मुश्किल है, क्योंकि जब हम कर रहे होते हैं ना तब ये सारी चीजें सोच के नहीं की जाती हैं। ये जितना ऑर्गेनिकली हो उतना अच्छा है, और उसको अगर आप एनालाइज करने बैठें, उसकी चीज़ों को मतलब कुरेदें और निचोड़ें या उसको मतलब अलग कर करके देखें कि ये चीज़ मैंने ऐसी की थी, तो उसका मज़ा किरकिरा हो जाता है मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर आप कोई पोइट्री पढ़ते हैं तो जब आप पढ़ते हैं कोई कविता, तो जो क्या बात कही जा रही है उसे पढ़ के अगर आपको मज़ा आता है तो उसमें कुछ बात है। फिर अगर आप ये सोचें कि यार ये कविता के पीछे ये जो वर्ड है उसके पीछे क्या इंस्पिरेशन होगी, या इसके पीछे क्या होगा, या ये लिखते वक्त कवि क्या सोच रहे होंगे, ये तो फिर मतलब वो उसको मतलब पूरा डाइसेक्ट करना हो गया। हम कोई ऑपरेशन थिएटर में बैठे हैं और एक किसी बॉडी की चीर फाड़ कर रहे हैं और देख रहे हैं कि ये कैसा है और वो कैसा है, ये अतड़ी यहाँ पर कैसे आ गई और गुर्दा वहाँ कैसे था, गुर्दे के दिल का वहाँ होने का क्या रीजन हो सकता है। मुझे इस तरीके से चीजें डाइसेक्ट करना नहीं आता, और मैं करना चाहता भी नहीं। मैं चाहता हूँ कि जो चीज हो ऑर्गेनिक हो, और जो आए वो दिल से आए, चाहे वो किसी भी कोने में से आए, आपके अंदर से आए, आपने वो किरदार को ध्यान में रख के किया या उसमें आपने कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस डाला, कब कैसे डाला क्या डाला, ये सब सोचने में ना आप फिर वो मोमेंट खो देते हैं। करेक्ट। जब आप वो जी रहे हैं उस वक्त, जब आप निभा रहे हैं, जब आप कैमरे के सामने हैं, अगर ये सब सोचकर आप जाएंगे तो बहुत मैकेनिकल चीज़ें हो जाएंगी, बहुत सब कुछ ना एकदम आर्टिकुलेट करेंगे आप। ये बिना सोचे अगर आप जाएंगे तो मेरे ख्याल से और ज़्यादा दिल से चीज़ें होंगी और मतलब ऑर्गेनिक होंगी। तो भी किसी भी किरदार को निभाने से पहले कोई होमवर्क की जरूरत पड़ती है नहीं? होमवर्क तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। सबका अपना तरीका होता है होमवर्क करने का, सबका अपना तरीका होता है कोई किरदार को प्रिपेयर करने का। लेकिन मेरा कोई ऐसा एक फिक्स्ड कोई तरीका या मेथड नहीं है। एक तो मैं वैसे ही ट्रेन्ड एक्टर हूँ नहीं मुझे ये भी नहीं पता कि किरदार को कैसे प्रिपेयर करते हैं। मैं अपनी छोटी समझ के हिसाब से जो कर पाता हूँ, थोड़ा बहुत स्क्रिप्ट को पढ़कर और डायरेक्टर के साथ मीटिंग करके जो मैं समझ पाता हूँ मैं वो करने की कोशिश करता हूँ, और जो भी करता हूँ वो पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश करता हूँ और मेहनत करता हूँ। मैं बहुत मेहनती हूँ और बस इसके अलावा तो मुझे कुछ पता नहीं भाई। एक और फिल्म का है 36 डेज जी, एक सीरीज है। वो सीरीज है, क्या है वो, किस तरह की है? वो सोनी लिव पर आने वाली है। फिलहाल तो मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ। चलिए, इसके अलावा और क्या कर रहे हो? अभी मैंने एक इंडिपेंडेंट फिल्म की अभी जस्ट, और एक मैडॉक के साथ एक और फिल्म कंप्लीट की है मैंने, और बहुत मज़ा आया वो फिल्म करते हुए भी। तो ये सारी चीज़ें और कुछ और फिल्में हैं जिनके बारे में अभी मैं डाइवर्ज नहीं कर सकता। कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म है, एक बहुत बड़ी फिल्म है और एक बड़े स्टार के साथ, लेकिन अभी फिलहाल नहीं बता सकता। अपने प्रोडक्शन में कुछ शुरू कर रहे हैं नया? अभी तो फिलहाल तो सिर्फ एक ही दुकान चल रही है, उसी पे काम चल रहा है, और अभिनय से फिलहाल फुर्सत नहीं मिल पा रही है। लेकिन आगे चल के इंशाल्लाह ज़रूर कुछ हम प्रोड्यूस करना चाहेंगे, और मुझे डायरेक्ट करना है जल्दी, साल 2 साल या 3 साल में ज़्यादा से ज़्यादा, बट मुझे करना है। और मैं एक अच्छी कहानी की फिराक में हूँ, देखिए क्या होता है। आप खुद लेखक है, तो लेखक जो होता है ना वो कभी चुप नहीं बैठता। आप खुद को लिखते तो होंगे रोज ना?
वो तो चल रहा है, लेकिन अभी वो उस चीज पे नहीं पहुंचा हूं कि मुझे किसको डेवलप करना है। अच्छा, तो मैं कौन सी कहानी को डेवलप करूं, ये फिलहाल सोच रहा हूँ। कॉमेडी और सीरियस दोनों में से कहाँ आप अपने आप को ज़्यादा सहज पाते हैं? मुझे लोग कहते हैं कि मैं कॉमेडी में काफी मतलब अच्छा परफॉर्म नहीं, मुझे लगता है आप दोनों जगह अच्छा मुझे पर्सनली मतलब सीरियस रोल्स करना ज्यादा अच्छा लगता है पर्सनली। मैं कितना अच्छा क्या करता हूँ वो मुझे नहीं पता, बट मुझे ड्रामा बहुत पसंद है। सारिक जी, फिल्मी संगम चैनल से बात करने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।